students, hope you all are doing good. This is Akriti and I welcome you all once again on this very beautiful channel Heart of Studies. आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सिविक्स से एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन लेकर के आई हूँ। ये हमारा क्लास 8 सिविक्स का लास्ट चैप्टर है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसीज के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें 4 एजेंसीज पढ़नी है। फर्स्ट यूनिसेफ, सेकेंड यूनेस्को, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग वेल वर्स्ड है। लास्ट इज ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे यूनाइटेड नेशन जो है बेसिकली पीस और सिक्योरिटी पे काम करती है ना। अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने यही पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन पीस और सिक्योरिटी पे काम करती है मेजरली, बट यूनाइटेड नेशन और भी बहुत सारे फील्ड्स पर काम करती है, लाइक पोवर्टी, एजुकेशन। देखो यहाँ आई हैव मेंशन पोवर्टी, एजुकेशन, एनवायरमेंट, फूड। ठीक है, ये सारे चीज को प्रमोट करती है। हेल्थ, ये जितने भी है ना अलग अलग फील्ड्स, और भी बहुत सारे फील्ड्स है, उस पर काम करती है। ये सब कुछ हम अपने इस चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन बेसिकली पीस एंड सिक्योरिटी पर काम करती है ना। पीस एंड सिक्योरिटी एंड ऑल्सो ह्यूमन वेलफेयर पर, करेक्ट। तो पीस एंड सिक्योरिटी, क्या ये सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर है? बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना तो सिर्फ मानव अधिकार नहीं है ना, इसमें आपका पॉवर्टी भी आना चाहिए, फूड भी आना चाहिए, एग्रीकल्चर भी आना चाहिए, हेल्थ भी आना चाहिए, एजुकेशन भी आना चाहिए, करेक्ट। तो ये जितने अलग अलग फील्ड्स लाइक फूड, एग्रीकल्चर, देन एनवायरमेंट, सी आई हैव मेंशन हियर हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, एनवायरमेंट, देन शॉर्टेज ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, ये सब क्या है? बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स है ना। और ये अलग अलग फील्ड्स है तो आप थोड़ा सोचो, क्या यूनाइटेड नेशन के पास इतनी कैपेसिटी, इतनी पावर थी कि वो वर्ल्ड वाइड, दैट मीन्स 193 कंट्री के अलग अलग फील्ड्स पर अकेले काम कर सके, वो उस पर ध्यान दे सके, उसको इम्प्रूव कर सके? इज इट पॉसिबल फॉर यूनाइटेड नेशन टू डू सो? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इससे पहले भी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स थे जिसके वजह से वो क्या हुई, फेल हुई। तो ऐसा यूनाइटेड नेशन तो बिल्कुल नहीं चाहेगी ना कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना हो और हम जब इतने सारे एस्पेक्ट्स पर हम काम करने की बात कह रहे हो और अगर हम उस पर फेल हो जाते तो ऑब्वियस सा बात है, दिस इज जस्ट अ माउथ पुटिंग थिंग्स, है ना। तो ये यूनाइटेड नेशन नहीं चाहती थी, इस वजह से क्या करना पड़ा, यूनाइटेड नेशन को एजेंसीज अलॉट करनी पड़ी वर्ल्ड वाइड। वो एजेंसीज क्या करेगी? कोई एक एजेंसीज है जो पॉवर्टी पे काम कर रही होगी, कोई एक एजेंसीज होगी जो कहीं किसी कोने पर सिचुएटेड होगी और वो एजुकेशन पर काम कर रही होगी, कहीं फूड पर काम कर रही होगी कोई एजेंसी, कोई पॉवर्टी पर काम कर रही होगी। तो इस तरीके से ये जो यूनाइटेड नेशन है ये बहुत सारे एजेंसीज क्रिएट करती है, ठीक है। और ये बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारे जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उसको हैंडल करती है, मैनेज करती है किसी एक जगह सिचुएटेड होकर के, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें 4 एजेंसीज पढ़नी है। अगर मैं इस चीज को और भी डिटेल तरीके से अगर आपको समझाऊं एक एग्जाम्पल से, तो आप ये समझ लो कि अगर आपके स्कूल में कोई एक टीचर आ रहे हैं, ठीक है, और वो टीचर कहे कि नहीं मैं मैथ्स भी पढ़ा दूंगी, मैं साइंस भी पढ़ा दूंगी, मैं SST भी पढ़ा दूंगी, मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूंगी, मैं हिंदी भी पढ़ा दूंगी। वेरी गुड, वो टीचर में उतनी कैपेबिलिटी है कि वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देंगी। हो सकते हैं वो टीचर इतने केपेबल होंगे, बट अगर आप दूसरे एस्पेक्ट से सोचो तो आप ये फिगर आउट कर पाओगे दैट कि क्या वो टीचर के लिए सारे क्लासेस में जा करके सारे सब्जेक्ट्स लेना पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक टीचर किसी एक क्लास में ही सब्जेक्ट ले सकते हैं, है ना। तो
अगर मैथ्स के टीचर है तो वो पर्टिकुलरली सारे क्लासेस में जाकर के 6 to 10 क्लास में जाएंगे, वो मैथ्स ही पढ़ा करके आएंगे। क्या उनके लिए पॉसिबल होगा कि वो सारे क्लास में जा करके मैथ्स भी पढ़ा करके आ जाए, साइंस भी पढ़ा करके आ जाए, इंग्लिश भी पढ़ा करके आ जाए, हिंदी भी पढ़ा करके आ जाए और सोशल स्टडीज भी पढ़ा के आ जाए? नॉट पॉसिबल। इसलिए स्कूल क्या करती है, सब्जेक्ट वाइज टीचर अलॉट करती है कि ये पर्टिकुलर टीचर मैथ्स के लिए, ये पर्टिकुलर टीचर साइंस के लिए, और ये मैथ्स के टीचर सिर्फ हर क्लासेस में जाकर के पीरियड वाइज मैथ्स पढ़ाएंगे। ये साइंस के टीचर जो होंगे पीरियड वाइज जाकर के अलग अलग क्लासेस में साइंस पढ़ाएंगे। करेक्ट। ठीक उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन भी क्या करती है, अलग अलग फील्ड्स को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एजेंसीज बनाती है कि भाई तुम ये एजेंसी एक पर्टिकुलर फील्ड लो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो WHO है वो हेल्थ संभालो, है ना, जितना भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होगा वो कौन संभाल रहा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, WHO कहते हैं। तो WHO को कहा गया कि भाई तुम अपना हेल्थ वाला फील्ड ले लो और इस फील्ड में अब तुमको किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करनी है ये तुम्हारी जिम्मेदारी। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग एजेंसीज यूनाइटेड नेशन फॉर्म करती है कि वो वर्ल्ड वाइड काम कर सके। उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो बजट्स होंगे वो अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग होंगे। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो सारे एजेंसीज एक बार बोर्ड पर दिखाना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशन के कितने एजेंसीज हैं। प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि ये एजेंसीज जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ये आखिर किसके सुपरविजन में काम करती है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देती हूँ अपने प्रीवियस वीडियो का। जब हमने डिस्कस किया था ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, डू यू रिमेम्बर दैट वीडियो? ठीक है, वहां हमने कितने ऑर्गन्स डिस्कस किए थे? 6 ऑर्गन, जिसमें एक ऑर्गन था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। करेक्ट। और ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होती है ना, ये सारी एजेंसीज को क्या करती है, सुपरवाइज करती है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होती है ये सारे एजेंसीज को, जितने भी आप अभी स्क्रीन पर देखें, इसको क्या करती है, सुपरवाइज करती है। अब मैंने आपसे एक और बात कहा था, दैट इज ये जो एजेंसीज होती है इनकी अपनी बजट्स होती है। करेक्ट। तो अब ये एजेंसीज अपने बजट्स को रेस कैसे करती है? तो दे रिसीव डोनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेरियस कंट्रीज, क्योंकि हमने पढ़ा था 193 कंट्रीज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। करेक्ट। तो अगर 193 मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, तो जो डिफरेंट कंट्रीज होंगे वहां से डोनेशन क्या करेगी, ये रिसीव करेगी थ्रू एनजीओज ऑल्सो। ठीक है, अलग अलग एनजीओ से भी इनको हेल्प मिलती है। दे ऑल्सो रेज मनी बाय सेलिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, पोस्टर, बुक्स एक्सेट्रा, जर्नल्स ऑल्सो। तो ये जो अपने फंड्स है, जो अपने मनी है, उसको कैसे रेज करते हैं? तो बाय सेलिंग ग्रीटिंग कार्ड्स, इनके ग्रीटिंग कार्ड्स भी सेल आउट होते हैं, इनके पोस्टर्स जो होते हैं वो भी सेल आउट होते हैं, इनके जो बुक्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, जो ये लोग प्रिंट करवाते हैं, वो सारे भी ये लोग सेल करते हैं और उससे भी अपने मनी को रेस करते हैं। अभी ये जो बेसिकली एजेंसीज है यूनाइटेड नेशन की, ये एक तरीके से क्या करती है ना, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी फैलाती है। ठीक है, अवेयरनेस किस तरीके से फैलाएगी? तो ऑब्वियस सा बात है, रिपोर्ट से, अपने जर्नल से, अपने वेबसाइट से। अब क्वेश्चन ये उठता है किस तरीके की अवेयरनेस फैलाती है? तो अवेयरनेस जो होंगे ऑब्वियस सा बात है, हेल्थ रिलेटेड होंगे, एजुकेशन रिलेटेड होंगे, एनवायरमेंट रिलेटेड होंगे, पॉवर्टी रिलेटेड होंगे। ये हर अपने जर्नल्स में, ये अपने रिपोर्ट्स में इंडेक्सेस शो करते हैं पाई चार्ट के थ्रू, और भी बहुत सारे मीडियम्स होते हैं इनके। अगर आप देखना चाहो तो इनके वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हो। ये बहुत तरीके से अपने हर एजेंसीज अपने अपने रिपोर्ट्स शो करती है। ठीक है, अपने जर्नल्स निकालती है, और भी बहुत सारे इनके प्रेसेस होते हैं। तो उसके थ्रू ये अपने अपने फील्ड्स के क्या करते हैं, जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं वो लोगों के बीच में लाते हैं, ताकि लोगों के बीच में क्या हो, एक तरीके से अवेयरनेस हो। लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी और लीडर्स को लगा
वॉर रोकने के लिए सिर्फ यूनाइटेड नेशन ही काफी नहीं है। पीस एंड हार्मनी बनाए रखने के लिए हमें दूसरे रास्ते को भी अपनाना पड़ेगा। एक दूसरे के कल्चर को फैलाना पड़ेगा, साइंस को फैलाना पड़ेगा, लोगों को एजुकेटेड करना पड़ेगा। तो फाइनली 4 नवंबर 1946 में यूनेस्को को बनाया गया ताकि साइंस, एजुकेशन एंड कल्चर को फैलाया जा सके। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और हमारा जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजेंसी है दैट इज यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को was established on 4th November 1946. This is a very simple point कि यूनेस्को की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, तो 4th नवंबर 1946 को हुई थी। एंड इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कॉन्ट्रीब्यूट इन पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, दैट मीन्स यूनेस्को की अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछी जाए कि यूनेस्को की स्टेब्लिशमेंट अगर 4 नवंबर 1946 को हुई थी तो इसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इस एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि पीस और सिक्योरिटी को, शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी थी, इस यूनेस्को की थी। और इसके जो फंक्शन है सिर्फ पीस और इसके जो ऑब्जेक्टिव वो सिर्फ पीस और सिक्योरिटी, दैट मीन्स शांति और सुरक्षा बनाए रखने तक ही सीमित नहीं है। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, इसकी जो फंक्शन है काफी ब्रॉड है। ठीक है, क्यों ब्रॉड है, क्योंकि इसके जो फंक्शंस है वो 3 मेजर फील्ड्स में कैटेगराइज्ड किए गए हैं। एजुकेशन, कल्चर एंड साइंस। एजुकेशन, कल्चर एंड साइंस इज द 3 मेजर फील्ड। ठीक है, ये क्यों मेजर फील्ड है, एजुकेशन पर सबसे ज्यादा एम्फोसाइज, सबसे ज्यादा फोकस कौन करती है, ये यूनेस्को करती है, इस पर बहुत ध्यान देती है। कल्चर पर अगर आप देखो, बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर भी जो हेरिटेज है, जो साइट्स है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल, करेक्ट। तो इस तरीके के कल्चर को भी ये काफी प्रमोट करती है। वो कैसे करती है वो हम अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। एंड थर्ड इज टू प्रमोट साइंस। ये साइंस को भी काफी बढ़ावा देती है, एजुकेशन के साथ कल्चर और कल्चर के साथ साइंस। दैट मीन्स ये जो तीनों फंक्शन है इस पे यूनेस्को काफी एम्फसाइज करती है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट फंक्शन के बारे में, एजुकेशन के बारे में हम पहले सीखते हैं कि यूनेस्को एजुकेशन को कैसे प्रमोट करती है। ठीक है, तो इट ले स्ट्रेस ऑन एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड विमेन। यूनेस्को सबसे ज्यादा एम्फसाइज गर्ल्स और विमेन के एजुकेशन पर करती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा प्रमोट करती है गर्ल्स और विमेन को पढ़ाने के लिए वो। और यहां पर मैं एक पॉइंट में और एड ऑन करना चाहूंगी, गर्ल्स और विमेन के एजुकेशन के साथ साथ यूनेस्को अडल्ट एजुकेशन पर भी काफी एम्फसाइज करती है, काफी प्रमोट करती है अडल्ट एजुकेशन को भी। अडल्ट एजुकेशन को किस तरीके से प्रमोट करती है, तो बाय इंट्रोड्यूसिंग ओपन स्कूल सिस्टम, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग। ये जो सारे प्रोसेसेस हैं किस लिए हैं, अडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। बहुत सारे जो अडल्ट होते हैं, बहुत सारे जो मेन होते हैं, जो विमेन होते हैं, वो वर्किंग होते हैं, जिसके वजह से वो अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए, ताकि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सके, इसलिए यूनेस्को क्या करती है, ओपन स्कूल सिस्टम की अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है, उसे प्रमोट करती है। और डिस्टेंस लर्निंग, ताकि वो किसी भी जॉब में हो, किसी भी प्रोफाइल में हो, वो अगर चाहे तो अपने एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग से कर सके। ठीक है, हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। अब जो ये फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, इनको भी काफी फाइनेंशियली सपोर्ट करती है हमारी यूनेस्को। ठीक है, तो ये एजेंसी आप समझ पा रहे हो कितना मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी की तरफ। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इट ऑर्गेनाइजेस लाइब्रेरीज, बुक फेयर्स एंड फेस्टिवल एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। दैट मीन्स ये यूनेस्को जो है ना, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देखो बुक फेयर ऑर्गेनाइज कर रही है, फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर रही है, लाइब्रेरीज ओपन करवा रही है, ताकि एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सके, है ना। लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, तरक्की करें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स थे ये किसके लिए थे, एजुकेशन के लिए थे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कैटेगरी कल्चर की तरफ बढ़ते हैं और सीखते हैं कल्चर में यूनेस्को की क्या कंट्रीब्यूशन है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि यूनेस्को का साइंस की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज इट प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का बहुत ही सिंपल सा मतलब है स्टडी ऑफ ओशन। जो ओशन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओशियनोग्राफी कहते हैं। तो बेसिकली जो यूनेस्को है वो जो भी साइंटिस्ट जियोलॉजी के फील्ड में, मैथ्स के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में या ओशियनोग्राफी के फील्ड में या और भी अलग अलग फील्ड में रिसर्च कर रहे, उनको यूनेस्को काफी प्रमोट करती है। सेकेंड पॉइंट, इट ऑर्गेनाइजेस सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस नेशन। अलग अलग नेशन के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बीच में सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाती है। अब आप सोचो कि अलग अलग नेशन के साइंटिस्ट के बीच में, टेक्नीशियंस के बीच में आखिर यूनेस्को सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस क्यों कंडक्ट करवाती है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स कि अगर अलग अलग देश के साइंटिस्ट इकट्ठे होंगे, टेक्नीशियन इकट्ठे होंगे, तो वो किसी टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करेंगे, वो किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करेंगे। जब रिसर्च करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, अपने व्यू पॉइंट्स को शेयर करेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है जो टेक्नोलॉजी होगा वो और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा, है ना। साइंस और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा। तो इसके बेसिस पर यूनेस्को क्या कंडक्ट करवाती है, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाती है अलग अलग नेशन के साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस के बीच में। इज इट क्लियर। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ऑल्सो फाइनेंसेस इंजीनियरिंग एंड टेक स्कीम्स इन डेवलपिंग कंट्री। तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर साइंस को प्रमोट करने के लिए, इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए ये यूनेस्को क्या करती है, उस कंट्री के स्कीम्स को फाइनेंस करती है। दैट मीन्स अगर वो कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं है कि वो इंजीनियरिंग को प्रमोट करे, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, तो यूनेस्को फंड से फाइनेंस या फिर विद द हेल्प ऑफ फाइनेंसेस उस कंट्री को हेल्प करती है। वेरी सिंपल पॉइंट। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया, यूनेस्को के साइंस की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है। तो बहुत ही सिंपल सा कंट्रीब्यूशन है। फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इज कि वो रिसर्च को काफी प्रमोट करती है। सेकेंड, उन रिसर्च को और इम्प्रोवाइज करने के लिए सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करवाती है साइंटिस्ट और टेक्नीशियन के बीच में, अलग अलग नेशन के। और थर्ड पॉइंट है कि वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, उसे और प्रमोट करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको उनके इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फील्ड को क्या करती है, फाइनेंस भी करती है। तो अब हम बढ़ते हैं यूनेस्को का कल्चर की तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जैसा कि आप हेडिंग से देख पा रहे हो, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स को क्या करती है, प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है, बचा कर रखती है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट को अगर रीड करें, बट उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि कल्चरल हेरिटेज किसे कहते हैं। कल्चरल दैट मीन्स सांस्कृतिक, हेरिटेज दैट मीन्स विरासत। मैं यहाँ लिख दी हूं, अगर आप लोग को जरूरत पड़े तो प्लीज राइट डाउन। ओके, तो प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज दैट मीन्स जो हमारा सांस्कृतिक विरासत में मिला हुआ जो धरोहर जिसे हम कहते हैं ना, अजंता अलोरा केव्स जो है या फिर इंडिया गेट है, ये सब क्या है, एक कल्चरल हेरिटेज साइट से। ठीक है, तो ये हमें कैसे मिला है, तो विरासत में मिला है। तो इसलिए इन सारे जितने भी हेरिटेज है उनको यूनेस्को क्या करती है, प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट को रीड करते हैं, बिलीव्स इन मॉडर्नाइजेशन विदाउट द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, थोड़ा सा अटेंटिव रहना यहाँ पर। प्रिजर्वेशन करती है कल्चरल हेरिटेज साइट की, बट ये भी बिलीव करती है, यूनेस्को क्या बिलीव करती है, मॉडर्नाइजेशन पर। मॉडर्नाइजेशन पर बिलीव करती है, लेकिन किसी भी तरीके से सांस्कृतिक पहचान किसी भी नेशन का जो भी साइट है, जो भी हेरिटेज है, उसका जो सांस्कृतिक पहचान है वो किसी भी तरीके से लॉस्ट नहीं होना चाहिए, ये भी यूनेस्को बिलीव करती है। यूनेस्को क्या बिलीव करती है, मॉडर्नाइजेशन पर बिलीव करती है, लेकिन किसी भी तरीके से कल्चरल आइडेंटिटी किसी भी नेशन के हेरिटेज का लॉस्ट नहीं हो, ये भी ये बिलीव करती है। ठीक है,
चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस, इक्विपमेंट एंड फंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो जितने भी मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने की बात करती है यूनेस्को या प्रोटेक्ट करने की बात करती है, तो आखिर वो प्रोटेक्शन मॉन्यूमेंट्स को किस तरीके से ये देती है? तो टेक्निकल एडवाइस से, ठीक है। इनके पास काफी टेक्निकल नॉलेज है। क्यों टेक्निकल नॉलेज है? क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, बहुत सारे नेशंस के साथ काम कर रही है, करेक्ट। तो बहुत सारे नेशंस के साथ जब काम कर रही है तो इनको बहुत ज्यादा आइडिया है टेक्निकल फील्ड्स के बारे में। तो ये मॉन्यूमेंट्स को कैसे बचा करके रखना है, उसे किस तरीके से प्रिजर्व करके रखना है, ये यूनेस्को को बहुत अच्छे से पता है। तो इस बेसिस पर वो टेक्निकल एडवाइस देती है, असिस्टेंस देती है, या फिर इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करती है, या फंड्स भी प्रोवाइड करती है उस मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर्टिकुलर नेशन के मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट मीन्स गवर्नमेंट को वो जितना पॉसिबल हो पाता है वो सारे पॉसिबल वेज से गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि वो अपने हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करके रखे, ठीक है। इट डिक्लेयर कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यूनेस्को जितने भी कल्चरल या फिर नेचुरल हेरिटेज साइट है उसे किस नाम से डिक्लेरेशन देती है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से उसको डिक्लेरेशन देती है जितने भी कल्चरल या नेचुरल हेरिटेज साइट्स है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट पॉइंट है, इट एनकरेजेस आर्टिस्टिक क्रिएशन इन लिटरेचर एंड फाइन आर्ट। मतलब जो भी लोग साहित्य की तरफ या कला की तरफ, ठीक है, काम कर रहे होते हैं उनको यूनेस्को काफी इनकरेज करती है, काफी प्रमोट करती है। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी सुनने में आता है कि जो हमारा यूनेस्को है ये उन लोगों को वर्ल्ड वाइड टूर करने की भी अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट एम टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड इनहेरिटेंस ऑफ बुक, वर्क ऑफ आर्ट एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। दैट मीन्स पहले तो इन टर्म्स का मतलब समझ लो। इनहेरिटेंस दैट मीन्स वंशानुक्रम, जो वंश वाइज चला आ रहा हो। तो जो भी किताब है उस तरीके का जो कि बहुत पहले लिखा गया हो और उसे अभी भी पढ़ा जा रहा हो, तो उस तरीके के बुक को भी प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का एम यूनेस्को का है। और वर्क ऑफ आर्ट, कला से रिलेटेड जो काम किए गए हो पास्ट में, उसे भी प्रोटेक्ट करती है हमारी यूनेस्को। और मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो हैंड रिटन बुक होते हैं, जो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी टेक्स्ट है जो आज भी डिपिक्ट नहीं हो पाए हैं। तो वैसे जितने भी धरोहर है हमारे देश में या पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनको यूनेस्को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। आई होप आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से क्लियर होगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट एजेंसी की तरफ, WHO की तरफ। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करना तो बनता है, लाइक कर दो फटाफट से, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो ताकि फ्यूचर में और वीडियोस, कोई और वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। और हर वीडियो को बनाने में काफी एफर्ट लगती है, तो अगर आपको मेरी एफर्ट को अप्रिशिएट करनी है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन देना है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं थोड़ी मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए फटाफट से बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊं। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, यू पीपल आर रियली वेरी ट्रेमेंडस। तो चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट एजेंसी की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का WHO। WHO फुल फॉर्म इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम सभी को पता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये स्टेब्लिश कब हुई? 7 अप्रैल 1948, ठीक है। ये स्टेब्लिश कब हुई? 7 अप्रैल 1948। इस WHO के जो हेडक्वार्टर है बेसिकली स्विट्जरलैंड में है, जिनीवा में सिचुएटेड है। और ये जो WHO है ये वर्क क्या करती है? तो ऑब्वियस सा बात है, हेल्थ रिलेटेड वर्क करती है वर्ल्ड वाइड। ये हेल्थ पर ज्यादा फोकस करती है, ठीक है, हेल्थ पर ज्यादा फोकस करती है। और इनके क्या फंक्शन है, ये काम क्या करती है, हम अपने नेक्स्ट आगे के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पॉइंट है फर्स्ट,
advises countries on how to develop health services, promote health education and increase standard of nutrition. तो बेसिकली WHO करती क्या है, ये हेल्थ सर्विस को डेवलप करने में, देखो डेवलप हेल्थ सर्विसेज, ये करती क्या है, हेल्थ सर्विसेज को डेवलप करने के लिए अदर जो कंट्रीज है उनको क्या करती है, एडवाइस देती है, क्योंकि इनके पास काफी नॉलेज है। तो ये क्या करती है, उन कंट्रीज को कहती है कि आप हेल्थ सर्विसेज को अपने कंट्री में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए ये WHO क्या करती है, एडवाइस करती है। प्रमोट हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन को भी प्रमोट करती है कंट्रीज टू कंट्रीज। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड को भी इंक्रीज करती है WHO। ओके, चले अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट टेक्स स्टेप्स टू प्रिवेंट डिजीजेस फ्रॉम स्प्रेडिंग। देखो अब क्या हो रहा है कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, काफी डिवास्टेशन होते हैं, काफी डिवास्टेशन का रिजल्ट क्या होता है कि काफी सारे डिजीज भी फैलते हैं, कॉलेरा फैलता है, मलेरिया फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस फैल जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं लोगों को। तो और ये जो डिजीज रहते हैं ना, उस समय के लिए बिल्कुल नए रहते हैं, लोगों को पता नहीं रहता कि इससे क्योर कैसे होना है। तो यहाँ WHO जो होता है 1948 में जब इसका स्टेब्लिशमेंट होता है, तो ये काफी एक्टिवली उन डिजीजेस के लिए क्या करता है, स्टेप लेता है ताकि वो आगे और ना फैले। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर वो डिजीज को फैलने से रोकता है तो किस तरीके से रोकेगा, क्योंकि उसके पास क्या होगा, मेडिकल रिसर्च होगा बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हो कि WHO क्या करता है, इनकरेज करता है मेडिकल रिसर्चर्स को भी। अगर वो मेडिसिन के ऊपर रिसर्च ना करे तो आपको क्या लगता है कि वो जितने भी डिजीज होंगे उसको रोक पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो इनके पास क्या है, मेडिकल रिसर्च में भी अच्छा खासा महारत हासिल है इनको। तो यहाँ पर में जब वो रिसर्च करते हैं मेडिसिन के ऊपर, तो डिजीज पर भी क्या करते हैं, वो काबू कर पाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज सेट अप एन इंटरनेशनल लेबोरेटरीज विच find out disease causing organism, develop new vaccines and train research worker। देखो मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हो रही है ताकि वो डिजीज को क्या कर सके, स्प्रेड होने से रोक सके। अब जब ये मेडिकल रिसर्चेस हो रहे तो ये कहाँ होंगे, लैब के अंदर होंगे, लेबोरेटरीज के अंदर होंगे। और लेबोरेटरीज के अंदर क्या कर रहे हैं, तो जो डिजीज फैल रहे हैं उसके कारण को ढूंढा जा रहा है कि आखिर डिजीज किस ऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रहे हैं। ठीक है, उसको रोको, उसको प्रिवेंट करो। और क्या है, डेवलप न्यू वैक्सीन। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर डिजीज जिस भी ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलेंगे उसको रोकने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक वैक्सीन चाहिए होगा। तो वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये वैक्सीन को डेवलप कौन कर रहे हैं, रिसर्च जो कर रहे होंगे वर्कर। ठीक है, तो रिसर्च वर्कर को भी ये क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट एक दूसरे से लिंक करके जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ वो समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट करती हूँ सारे पॉइंट्स को। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस पर ध्यान देती है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देती है, वर्ल्ड वाइड हेल्थ के ऊपर ध्यान देती है। और ये एडवाइस करती है कंट्रीज को कि आप अपने कंट्री में किस तरीके से हेल्थ सर्विसेज को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास काफी नॉलेज है, ये वर्ल्ड वाइड काम कर रही है तो इनके पास नॉलेज है। तो ये कंट्री को क्या एडवाइस करती है कि आप अपने कंट्री के अंदर हेल्थ सर्विसेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर हेल्थ एजुकेशन के बारे में उन कंट्रीज को बताती है, उनके न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने का वेज भी WHO बताती है। ठीक है, और क्या है, डिजीज अगर फैल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब काफी डिवास्टेशन हुआ तो हुआ क्या, काफी सारे डिजीज भी फैले। तो उन डिजीज को रोकने के लिए भी काफी क्रूशियल स्टेप्स बोल सकते हो आप WHO ली। किस तरीके से, तो मेडिसिन के फील्ड में काफी रिसर्च की ये ऑर्गेनाइजेशन। और जब मेडिसिन के फील्ड में रिसर्च करी हो तो उनके पास एक इंटरनेशनली क्या है, एक लैब है। तो उस लैब के अंदर डिजीज किस ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहे हैं, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से फैल रहे, ये सब चीज पर वहां उस लैब के अंदर बैठे हुए जो वर्कर्स हैं उनको ट्रेंड किए जा रहे हैं। और वो वर्कर्स क्या कर रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म
कि वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों के बीच में डिजीज बिल्कुल ना फैले। क्लियर है अब ये पॉइंट्स? चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इट ऑल्सो वर्क फॉर प्रोवाइडिंग प्योर वाटर सप्लाई। अभी हमने क्या देखा कि वो हेल्थ की तरफ काम करती है, लेकिन हेल्थ में अगर आप देखो तो वाटर भी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है ना। तो वाटर अगर हम लोग गंदा पानी पिएंगे तो ऑब्वियस सा बात है, ये क्या होगा, इससे कौन सा डिजीज होता है, कॉलेरा हो सकता है। अब जमे हुए पानी है तो उसके वजह से क्या हो सकता है, हमें मलेरिया हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे डिजीज होते हैं। ठीक है, तो उन पर बात रिमोट एरियाज में जाकर के, मतलब जो विलेज एरिया है जहां पर में लोग अवेयर नहीं है, जहां पर में लोग एजुकेटेड नहीं है, तो उन एरियाज में जाकर के प्योर वाटर का सप्लाई करवाते थे। WHO करवाते थे या करवाते हैं आप कह लो। फिर सैनिटेशन सिस्टम पर ध्यान देते थे, उनके हेल्थ एजुकेशन के बारे में उनको अवेयर करते थे कि उनको किस तरीके से अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उनको किस तरीके से साफ सुथरा रखना चाहिए खुद को। ठीक है, तो ये सारे चीज को कौन बताता था? WHO। उस समय काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जिस समय वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। और आज के समय में भी अगर देखा जाए तो आप अभी कोविड-19 से जब हम लोग पूरा कंट्री पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था, तो उस समय भी WHO का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। वो अपने जर्नल से, अपने रिपोर्ट से लोगों को अवेयर कर रहा था कि आखिर ये इसके रीजंस क्या है, ये किस तरीके से स्प्रेड हो रहे हैं ना। तो ये हम सभी लोग देखे हैं। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, इट पब्लिशेस हेल्थ जर्नल लाइक बुलेटिन ऑफ WHO टू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस अमंग द पीपल। तो बेसिकली इनका एक जर्नल्स भी आता है, दैट इज बुलेटिन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये मंथली जर्नल है जो लोगों के बीच में क्या करता है, हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एजेंसी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अभी थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं सुबह का 4:30 बजे के करीब में ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो लोग आसपास काफी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसके वजह से मेरी आवाज थोड़ी कम है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, हमारा 2 एजेंसी और पेंडिंग है, दैट इज यूनिसेफ एंड ILO। ये दोनों ही मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर किए होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं तक रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर लव वंस एंड फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।